आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप फेक। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने से पहले पहले उसकी बेसिक्स देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या था। अभी हम लोग क्या है, हम लोग का एक ह्यूमन का इंटेलिजेंस सिस्टम है। और इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए एक सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? जो हमारे सेंसरी नोड्स होते हैं, सेंसरी जैसे टच हो गया, स्मेल हो गया, विजुअल मीडियम हो गया, ठीक है, इंटरनली पेन का कोई रिसेप्टर्स हो गए, इन सब चीज़ों को रिसीव करता है सेंसरी नोड्स। फिर उसके सिग्नल जो है ब्रेन को न्यूरॉन्स के थ्रू भेजे जाते हैं, सिनेप्सेस भी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये तो ब्रेन की फंक्शनिंग। ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसे ही आता है, हम धीरे धीरे सीखते हैं, पैदा होते हैं, फिर अपने एनवायरनमेंट के अराउंड हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे स्मेल करती है, खाने में कैसी लगती है, पहनने में कैसी लगती है, देखने में कैसी लगती है। तो ये क्या विजुअल मीडियम से डेटा है ना। एक अगर हम टेक्निकल टर्म से बोलें, ऑल ऑफ दिस इज डेटा। और डेटा को हम प्रोसेस करता है हमारा ह्यूमन माइंड, और फिर इंटरप्रेट करता है एक्सपीरियंस के साथ कि ये क्या चीज़ है, ये आलू की सब्जी है कि बैगन की सब्जी है, उसका डिफरेंशिएशन विजुअल मीडियम से और टेस्ट के मीडियम से। तो ऐसे ही इसको अगर टेक्नोलॉजी के फॉर्म में डेवलप किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये तो न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन इंटेलिजेंस का हो गया, और उसे ही आर्टिफिशियली अगर हम डेवलप करेंगे तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। A computer system that mimics the information processing of the human brain is called an artificial neural network। ठीक है, इंफॉर्मेशन है उसी को प्रोसेस करेगा। आर्ट जैसे न्यूरल नेटवर्क होता है, हमारा इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी लेयर्स होती हैं। प्रोसेस करेगा कि ये क्या चीज़ है, ये टेस्ट है, तो ब्रेन के एक पार्ट में भेजेगा। उसे प्रोसेस करेगा किस चीज़ का टेस्ट है, ये सारी चीज़ें वही बीच में जो लेयर होगी वही प्रोसेस करेगा, और ब्रेन को सिग्नल दिया जाएगा। तो ब्रेन फिर इंटरप्रेट करेगा कि हाँ ये चीज़ है। वैसे ही न्यूरल नेटवर्क को भी ट्रेन किया जाता है। अब इसको भी अगर ट्रेन करना है तो क्या चाहिए होगा, डाटा चाहिए होगा बहुत सारा। अभी तो सीखेगी मशीन, मशीन को डेटा देना है, तो आर्टिफिशियल है, अपने आप नहीं सीखती है उसको। आप पहले से डेटा दोगे तो उसी में से, उसी डेटा में से इंफॉर्मेशन निकाल के सीखती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर ट्रेन यूजिंग ट्रेनिंग सेट। अगर आपको देखो एक, अगर कैट उसे दिखानी है तो पहले क्या करोगे कि पहले उसे इमेजेस दिखाओगे कैट्स। ठीक है, तो फिर वो इमेजेस याद कर ले कि ये जो इमेज है ये कैट की होती है। Once the neural network has been trained enough using images of cat, then you need to check if it can identify cat images correctly। तो जब दो प्रोसेस होंगे, एक तो उसे ट्रेन किया जाएगा, फिर उसे चेक किया जाएगा कि सही से रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। अगर मिस्टेक होती है तो फिर से उस प्रोसेस को और इमेजेस दिखाई जाएंगी। तो इसमें क्या है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, अभी तक क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, क्या है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। क्या आप ही डेटा फीड कर रहे हो, अगर गलती हो रही है उसको तो फिर से आप डेटा, नया डेटा दे रहे हो ताकि और सीख सकें। यही इवॉल्व होके खुद ही ये काम करने लगे, अपनी गलतियों से सीखने लगे। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएगा, अपने आप ही सोच रहा है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, यहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ रही है, ह्यूमन जो है उनको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी में कई सेक्शंस होते हैं। अब इसी अगर जो लेयर्स होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बीच में जो प्रोसेसिंग करती है, तो उसी कई तरह में डिवाइडेड है। एक नाम हो गया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो इनका पर्पस समझ लेते हैं, इसके टेक्निकल्स में नहीं जाते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, प्रोसेसिंग वगैरह। तो टेक्निकल डिटेल्स हमें नहीं जाना, उनका पर्पस ही समझना है। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या करेंगे, इमेज को रिकॉग्नाइज करेंगे, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, और कंप्यूटर विजन यानी कि इमेज रिकॉग्निशन का मतलब यही होगा कि कैमरा से हम कैसे आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। फेशियल रिकॉग्निशन जैसे हो गया ना उसमें, जब फोन में आप फेशियल अपना फेस लगाते हो उससे अनलॉक हो जाता है, तो वो फेशियल रिकॉग्निशन वो हो गया कंप्यूटर विजन। Recurrent neural networks are used to make predictions about future outcomes such as stock market predictions और sales forecasting। अब इसमें क्या होता है कि डेटा आपको पुराना बहुत सारा दिया हुआ है कि जब ये इवेंट्स हुए थे, जब ये इस कंपनी के शेयर्स डाउन गए थे, इसके शेयर्स अप गए थे, तब मार्केट में ये स्टेटस था। अब उसी डेटा के बेसिस पे तो क्या करेगा कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है कि जब जब ऐसा होता है तब उसका रिस्पॉन्स ये होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मतलब कि वो डेटा फीड करते हैं, बहुत सारा डेटा फीड करते हैं, जिसको एनालाइज करता है कि इससे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, और फ्यूचर को कि फ्यूचर में अगर यही चीजें
यही सिचुएशन फ्यूचर में आ जाए तो फोरकास्ट, उसकी इसी को फ्यूचर प्रोडिक्शन कह रहे हैं। ठीक है, पुराने डेटा की मदद से फ्यूचर का प्रोडिक्शन। तो अब इसके एप्लीकेशन देखो कि वेदर प्रोडिक्शन ऐसे ही होता है, मतलब मैनुअली करते थे, किसी को अगर हम कंप्यूटर में डेटा डाल देंगे कि टेम्परेचर इतना हो जाता है, एयर की स्पीड इतनी हो जाती है, क्लाउड की हाइट इतनी हो जाती है, तब होती है बारिश। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसमें डेटा ऑटोमेटिकली डेटा फीड होता रहेगा तो अपने आप ही बता देगा कि आज बारिश होनी है, धूप होनी है, सनी डे होना है, कितना टेम्परेचर होना है। तो वेदर प्रोडिक्शन पैटर्न रिकग्निशन में सेम पैटर्न, किसी भी चीज का पैटर्न हो सकता है। जैसे वही स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया कि वैसे ही इवन इलेक्शंस को भी प्रेडिक्ट करने में कभी कभी प्रेडिक्शंस बंद कर दी गई, पर प्रेडिक्ट करते थे कि ऐसी ऐसा माहौल था तो ऐसा हो जाता। ठीक है, फेशियल रिकग्निशन अभी बताया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेल्स, हर जगह ऐसे डेटा। मेन चीज इसका काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना। तो बेसिक इसका क्या होता है कि अपने आप नहीं सोच रहा है, इसको एक डेटा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जितना आप, तो आप अगर लिमिटेड डेटा दोगे तो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा, जितना आप उसको बताओगे वही तो जानेगा, उसके अलावा नहीं जान सकता। ठीक है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। हम इसको इवॉल्व करते हैं, इसके अंदर कई चीजें होती हैं। ये देखो, ये डायग्राम में समझा दे कि ये अपना न्यूरल नेटवर्क है। डेंड्राइट्स जो रिसीव करते हैं, एक न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन क्या है जो डेटा को लेके जाता है, ब्रेन को बताता है, ब्रेन को। ठीक है, अब इसी मॉडल के बेसिस पे इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना दी। बहुत सारे इनपुट्स हैं। इनपुट में क्या आएगा, कोई भी डेटा हो सकता है, विजुअल हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियो हो सकती है, डेटा टेक्स्ट हो सकता है, साउंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी को प्रोसेस करेगा, एक सीक्वेंस में अरेंज करना। प्रोसेसिंग मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना, सेम डेटा को एक जगह रखना, उनको कंपेयर करना, ये सारी चीजें प्रोसेसिंग में। फिर जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आउटपुट, जब आप पूछो कि भाई इतना इतना हमने टेम्परेचर और इसका इनपुट दिया था तो वेदर क्या होगा, आउटपुट क्या बताएगा कि रेनी डे हो सकता है या सनी डे हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है एक सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, अब इसी में अगला कॉन्सेप्ट आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या आता है, ये भी एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जो कि डेटा को यूज करके इमिटेट करता है कि कैसे ह्यूमंस लर्न करते हैं। ह्यूमन लर्निंग के मेथड पता ही है कि देख के, टच करके, स्मेल करके, सारी चीजें। अब इसमें स्मेल के, अगर स्मेल करो, सेंसरी ऑर्गन, स्मेल नेचुरली क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, हमारे जो ऑल फैक्ट्री लोड्स है उससे बाहर जो भी चीज है उससे केमिकल रिएक्शन होती है, वो एक डिफरेंट टाइप की स्मेल क्रिएट करता है। तो उसको भी अगर कहा जाए कि स्मेल को क्या रिक्रिएट नहीं कर सकते किसी मशीन में, स्मेल को भी कर सकते हैं। तो कई 3D 4D 5D जो सिनेमा है, 5D 6D, उसमें स्मेल को भी रिक्रिएट किया गया है। तो वो भी एक सेंसरी चीज, मतलब एक नया डेटा जो 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 ह्यूमन फील कर सकता है, वो सारी चीजें इमोशंस के अलावा, वो सारी चीजें मशीन लर्निंग में इनपुट कर दी जाती है। तो ये है कंप्यूटर में डेटा को एनालाइज करके एक एल्गोरिथम के थ्रू लर्न करना, ह्यूमन ब्रेन कैसे सीखता है, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। अब क्या है, सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट, यानी कि इसी के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डेवलप होता है, एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, simply it has capacity to learn from data, allowing systems to discern patterns and make predictions without explicit programming. अब इसमें मेन चीज क्या थी, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम कोड लैंग्वेज में लिखते हैं, एक कोड लिखा, व्हाट इफ, कि एक कंडीशन देते हैं कि अगर ये होगा, कि हमने ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट मिलेगा। ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग नहीं करते तो कंप्यूटर का, नॉर्मली जो कंप्यूटर होता है बिना प्रोग्रामिंग के फंक्शन नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अगर ये इनपुट आया तो ये आउटपुट आना चाहिए। अभी मशीन क्या है, हमने प्रोग्रामिंग नहीं की, हमने सिर्फ एक डाटा दे दिया उसे, उसने हिस्टोरिकल डाटा देखा कि जब जब ये डेटा आया था तब आउटपुट कुछ इस तरह का मिला था। अब दोबारा मेरे पास ये डाटा आ रहा है तो मैं ये आउटपुट दे सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसको कोई प्रोग्राम नहीं किया गया, उसको बस डाटा दिया गया। डाटा के बेसिस पे उसने एनालिसिस किया कि भाई ये डाटा था जब मुझे इलेक्शन में ये पार्टी को इतने इतने वोट्स मिले थे, तब ये पार्टी जीती थी।
तो दोबारा से वैसा ही डेटा मेरे पास आ रहा है, तो पास्ट के बेसिस पे मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ इस बार ये पार्टी जीतेगी। ठीक है, तो ये हो गया बिना प्रोग्रामिंग के प्रेडिक्ट करना डेटा को। तो मशीन लर्निंग के तीन तीन टाइप हो गए। सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग मतलब जैसे मैंने उसमें बताया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या करता है, कैट की इमेजेस दिखाई, ठीक है, फिर आउटपुट में उससे पूछा एक इमेज दिखा के क्या ये कैट है, अगर उसने गलती की तो दोबारा से उसे कैट की इमेजेस दिखा रहा है। ठीक है, सुपरवाइज है। अनसुपरवाइज में डेटा लेबल्ड नहीं है, उसमें पैटर्न फाइंड करता है। जैसे कंप्यूटर क्या करेगा कि कैट की इमेजेस दिखाई जा रही है, तो उसमें वो नोटिस करेगा कि ये कैट के जो ईयर्स हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न एक अपना पैटर्न बना लेता है मशीन लर्निंग की, हाँ ऐसे ऐसे अगर ये मुझे कहीं दिखेगा तो ये कैट है। फेशियल फीचर्स रिकॉग्नाइज कर लिए, वॉइसेस रिकॉग्नाइज कर ली, तो ये हो गई अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लर्न थ्रू फीडबैक, यानी कि मिस्टेक से भी लर्न करना। तो उसने कैट की इमेज किसी और की रैबिट की इमेज को मान लो कैट बोल दिया, बट एरर आ गया कि नहीं ये गलत है, तो फिर वो देखेगा कि क्या मैंने गलतियां की। फीडबैक ऐसे ही होता है कि मैंने गलती की कि नहीं, फेशियल फीचर्स इससे थोड़े से अलग थे, बट मैंने इसे कैट की तरह समझा। तो अब फीडबैक यह है कि नहीं, ऐसे फेशियल फीचर अगर दिख जाते हैं तो ये रैबिट के हो सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये हो गई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को सिंपल है, मशीन लर्निंग में क्या डाटा आएगा, डेटा की प्रोसेसिंग होगी तीन तरह से, लेबल डेटा, अनलेबल डेटा और फीडबैक के थ्रू। डीप लर्निंग, अब मशीन इससे भी ज्यादा क्या, ह्यूमन इंटेलिजेंस और भी डीप है। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में सिर्फ इतना ही, पर डेटा को इंटरप्रेट करने के कई तरीके होते हैं। सिर्फ कैट बताना, या ब्लैक कलर की कैट बताना, या नॉर्मल से ज्यादा, ये एवरेज, ये कैट एवरेज हाइट की नहीं है, ये एवरेज लेंथ की नहीं है, ये कैट की जो स्पीशी है ये डिफरेंट टाइप की स्पीशी है। ठीक है, तो ये सब भी बता सकता है डीप लर्निंग के थ्रू। तो डीप लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक इन विच कंप्यूटर्स लर्न बाय एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मेनली क्या हो गया, फीडबैक हो गया। ठीक है, जो इसमें मशीन लर्निंग में तीन तरह का था, इसमें क्या मेनली फीडबैक से लर्न करेगा कि आपको ये वाली कैट, मतलब मशीन लर्निंग में सिंपल था, सिंपल कैट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डीप लर्निंग में और भी डीप जा रहे हैं, उनके कलर को, उनके स्पीशी को, उनके सारी चीजें एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लर्न करते हैं। ये भी एक सबसेट है किसका, मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग के अंदर ही डीप लर्निंग भी आता है। इसमें क्या, एग्जामिन्स इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन डेटा यूजिंग न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर्स कॉल्ड डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो डीप लर्निंग क्यों कहते हैं, क्योंकि डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है। जो बीच में प्रोसेसिंग वाली लेयर बताई थी न्यूरल नेटवर्क में, एक इनपुट आता है, तो ये कई तरह की फिल्टर आप कई तरह का लगा सकते हैं डाटा के लिए, है ना। एक सिंपल सा फिल्टर हो गया कि बस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, हाइट को रिकॉग्नाइज करना है। एक अगर उसी को कई और लेयर लगा, कई फिल्टर लगा दिया है, सिर्फ हाइट को ही नहीं, अलग अलग ऑर्गन्स को भी आइडेंटिफाई करना है, कलर ऑफ द आइज को भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो लेयर्स कई हो जाएंगे, कई लेयर्स के गो थ्रू होगा, तो आपका जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो और डिटेल्ड होगा। ठीक है, और डिटेल बता सकेंगे इसके बारे में, कि आपके बारे में और क्या क्या डिटेल बताई सकती है, इसका के कपड़े पहने हैं, ग्लासेस लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, आइज का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, ये सारी चीजें। वॉइस, वॉइस का देखो इसीलिए किस किस में यूज होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इमेज रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन। तो ये सब क्या है कि बहुत ही इंट्रिकेट चीजें हैं, मतलब डिटेल्ड चीजें हैं। वॉइस किसी की रिकॉग्नाइज करना, यानी कि आपको दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। अगर आपको किसी की वॉइस रिकॉग्नाइज करना है, कि दूसरे से क्या अंतर है ठीक है। इमेज रिकॉग्निशन में भी होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इमेज में एक जैसे लगते हैं, उनकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना, ये इमेज किसकी है, ये इमेज किसकी है, वो इमेज रिकॉग्निशन। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या है कि सारा डेटा, कि बहुत सारे सेंसर्स होंगे उसमें, कि आगे गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, या लेन कौन सी लेन में चल रहे हैं, आगे वाली गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, तो सारे डेटा को सारे लेयर्स के थ्रू पास पास करके फिर आइडेंटिफाई करना किस स्पीड में चलना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, बहुत ही माइन्यूटली। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए यूज होती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग distinguishes itself from classical machine learning by type of data that it works with and the methods in which it learns.
तो अंतर क्या है कि डेटा उसमें सिंपल डेटा नहीं होगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी होगा, वॉइस डेटा होगा, सेंसरी डेटा भी होगा, ठीक है। इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, ये सारी चीजें, तो बहुत सारा डेटा, कॉम्प्लिकेटेड डेटा दिया जाता है। इसलिए डीप लर्निंग थोड़ा सा ज्यादा इंटीग्रेट है मशीन लर्निंग से। तो अब क्या डिफरेंस क्या हो गया मशीन लर्निंग से? उसमें क्या है, ह्यूमन एक्सपर्ट चाहिए होते थे, जो गलती करता था तो ह्यूमन उन्हें फिर से फीडबैक देते थे वापस से कि नहीं ये गलती क्या है। डीप लर्निंग में क्या एग्जाम्पल से खुद गलती करके सीखते हैं। डीप लर्निंग का ये है कि खुद की गलतियों से सीखता है कि ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है तो अब ये रिपीट नहीं करना। ठीक है, ये हो गई डीप लर्निंग, तो ह्यूमंस को एलिमिनेट कर दिया। अब ये सारी चीजें मिला के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब का यूज करके हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिसे कि कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस है क्या? इट इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड सेल्फ करेक्शन बाय मशीन, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम। सिंपली लर्न, डेटा से लर्न नहीं कर रहे हैं, रीजन भी कर रहे हैं कि ये डेटा किसके लिए यूज होगा, रीजनिंग पूरी। ह्यूमन इंटेलिजेंस दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि हमारे पास रीजनिंग की कैपेसिटी है। ठीक है, और गलती करने पे सेल्फ करेक्शन भी करना। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद क्रिएटिंग कंप्यूटर्स और मशीन एज इंटेलिजेंस एज ह्यूमन बीइंग्स। तो पहली बार ये टर्म कॉइन किया गया था, तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नैरो एआई बोलते हैं, वीक एआई भी बोलते हैं। अब मोस्टली क्या होता है इंडस्ट्रियल रोबोट्स, रोबोट्स में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स कैसे सीखते हैं, रोबोट वैसे मशीन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक बिस्किट की पैकेजिंग या शैम्पू इंडस्ट्री में शैम्पू की पैकेजिंग में भी अगर ह्यूमन को हटा दिया जाए और वो मशीन जो यूज करती हैं कि कब कैसे सीधा करना है बॉटल्स को, कैसे लेबल किस साइड लगाने हैं, ठीक है, कौन सा साइड सीधा है, कौन सा साइड उल्टा है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिक्स करने किस टाइम पे किस अमाउंट में, तो वहां पे सिर्फ वीक एआई का यूज होगा, नैरो एआई। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको एआई को बनाया गया है। ठीक, तो हो गया वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होगा कि जनरल इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमन ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज को, कॉग्निटिव कैसे, कॉग्निटिव एबिलिटीज हमारी क्या होती है, किसी सिचुएशन में रिएक्ट करना, उसको समझना कि हाँ मैं, हमारे हाथ से अगर कोई चीज छूट गई तो उस पर हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं तुरंत उसे कैच करने के। ठीक है, कोई हम पे अटैक कर रहा है तो डिफेंड करने का कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है हमारी। किसी चीज को देख के समझना कि डिस्टेंस उसका कितना है, कितनी दूर है हमसे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एआई। तो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एआई ह्यूमन, अभी ह्यूमन ब्रेन को तो हमने रेप्लिकेट नहीं कर पाए पूरी तरह से, तो कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एआई नहीं एग्जिस्ट करता है, बट हाँ हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब फ्रंटियर एआई एक टर्म है, ये आएगा आगे। तो फ्रंटियर एआई क्या है? नॉर्मल एआई के टर्म्स हमने समझ लिए, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। फ्रंटियर एआई refers to highly advanced generative AI models that can produce realistic and convincing output। जब जो हम डीप फेक की बात कर रहे हैं, अभी सोरा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें मूवीज रिक्रिएट कर सकते हैं, मूवीज नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करके वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो फ्रंटियर एआई में आता है, जो इस समय यूज हो रहा है, जो कि फ्यूचरिस्टिक भी है और कहीं ना कहीं रियलिस्टिक भी है, रियलिस्टिक भी है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंटियर एआई। अब इसके बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं। दीज आर पोटेंशियली डेंजरस कैपेबिलिटी दैट कैन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी। तो जैसा समझाया था, पब्लिक सेफ्टी के लिए डीप फेक वगैरह जो टेक्नोलॉजी की बात हुई, तो उसकी वजह से पब्लिक रिस्क भी काफी। तो फ्रंटियर एआई को याद रखना है, फ्रंटियर एआई, क्योंकि फ्रंटियर एआई के लिए ही बहुत सारी जो कि जीपीआई समिट वगैरह हुई है,
तो उसमें वर्ड यूज हुआ फ्रंटियर एआई। ठीक है, फ्रंटियर एआई नहीं, आज का एआई जो है, जो कि कन्विंसिंग, जो आपको एकदम क्लियर कन्विंसिंग वीडियोस देता है कि आप समझ नहीं पाते हो रियल में और फेक में डिफरेंस। वो हो गया फ्रंटियर एआई। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या था? एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, एआई सिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस एज मशीन एंड इंक्लूड्स मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एज पार्ट। एआई का पार्ट है दोनों। मशीन लर्निंग क्या है? allows the software to predict outcome without explicit programming। मशीन लर्निंग में नॉर्मल, बस वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है कि इसे बताना नहीं पड़ता इस डायरेक्शन में जाना है, डेटा जाता है, डेटा को, डेटा की हिस्ट्री के थ्रू प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होगा। डीप लर्निंग, उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है मशीन लर्निंग में। अगर गलती करता है तो फीडबैक ह्यूमंस के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, डीप लर्निंग वो भी एलिमिनेट कर देता है, फीडबैक खुद ही ले लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है, डीप लर्निंग हो गया। अब सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड बाय हाउ द ब्रेन वर्क्स, इट यूजेस artificial neural network and is behind advancement like self-driving cars and chat GPT। अभी ट्रेंड में क्या है? चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के पीछे है, पीछे क्या है? डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। अब इंडिया एआई मिशन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इसके अब इंडिया ने क्या क्या किया है इसके लिए? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है जो कि इंडिया एआई के थ्रू एक वेबसाइट है, india.ai, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इंडिया एआई मिशन आता है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? कंप्यूट कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या होगा कि जो जो हमें एआई के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो ये कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। जैसे हम लोग किसी भी स्कीम में पढ़ते हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या होता है? रिसोर्सेज में कंप्यूटर चाहिए हो हमें, ठीक है, नए नया डेटा चाहिए हो, स्ट्रॉन्ग मशीन चाहिए हो, जीपीयू बोलते हैं, जीपीयू यूनिट चाहिए हो, वो सब कौन प्रोवाइड करेगा? कंप्यूट कैपेसिटी के थ्रू। इनोवेटिव सेंटर्स क्या है? will undertake the development and deployment of indigenous large multimodal models and domain specific। अब वहाँ इनोवेशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नए नए अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो गवर्नमेंट इनोवेशन सेंटर्स के थ्रू डेवलपमेंट करेगी। डेटा सेट प्लेटफॉर्म, यहाँ क्या पर्सनल डेटा के अलावा जो भी डेटा होगा वो एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अरेंज किया जाएगा डेटा सेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। सबसे कैपेसिटी बिल्डिंग में ये हो गया कि जो जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, वो प्रोवाइड करेगा। इनोवेशन सेंटर में क्या होगा कि वहाँ पे इंडस्ट्री से हम एसोसिएट करेंगे या फिर इंस्टीट्यूट से उनको लाएंगे, नए नए स्टूडेंट्स लाएंगे, उनको सिखाएंगे और इनोवेशन करेंगे, नए नए डेवलपमेंट्स होंगे, नए नए डिस्कवरीज और इन्वेंशन होंगे। ठीक है, डेटा सेट में डेटा कलेक्शन होगा जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नॉन पर्सनल डेटा मेनली, पर्सनल डेटा क्योंकि प्रोहिबिटेड होना चाहिए इसलिए नॉन पर्सनल डेटा होगा। फिर इनोवेशन के बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स होंगी। वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट नाम से क्लियर है। फ्यूचर स्किल्स, कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स को सिखाना, कोर्सेज डेवलप करना इंस्टीट्यूट्स के लिए, वो फ्यूचर स्किल्स। और फिर बाकी सेफ्टी के लिए सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इंडिया एआई मिशन के। इनके नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इनके काम क्या है। और क्या है इंडिया में? नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये अभी का नहीं है, काफी पहले का है। नीति आयोग ने 2018 में शायद लॉन्च किया था, लॉन्च बाय नीति आयोग। द नेशनल स्ट्रेटेजी आउटलाइंस अ विजन टू पोजीशन इंडिया एज अ लीडर ऑफ एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। उसमें याद करने वाली चीज क्या है? नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति आयोग ने दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट दे रही है, नीति आयोग दे रहा है, तो मोस्टली क्या होगा? पर्पस सोसाइटी की नीड्स के लिए होगा। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो है केयर, CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च वर्क की
नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, स्टैब्लिश्ड बहुत पहले हो गई थी इन 1986। इस और इसकी लैब है ये डीआरडीओ की। मिनिस्ट्री इसमें है डिफरेंट एरिया डिफेंस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ है। तो डीआरडीओ मेनली किससे कोलैबोरेट करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी करेगी और डिफेंस से भी करेगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनकी एआई की बात हो रही है, इसलिए दोनों मिनिस्ट्री इसमें एसोसिएट करेंगी। तो मेनली यही है कि एआई के मॉडल्स में और डिजिटल जो भी मीडियम्स हैं उसमें रिसर्च करने का काम सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स करती है, एक डीआरडीओ की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक प्रोजेक्ट था नेत्र। नेत्र क्या है? यूएवी ड्रोन की तरह। ठीक है, लाइट वेट कार्बन फाइबर से बना हुआ है। तो नेत्र के बारे में पूछा जाए तो नेत्र वॉज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों यूज होता है? कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा, यूएवी जिसे बोलते हैं। तो यूएवी तो क्या है कि कंट्रोल नहीं करना है। यूएवी दो तरह के होते हैं, एक तो रिमोट कंट्रोल हो जाएगा और एक जो ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप डेटा सेट कर दिया कि यहाँ हमें सर्वेलेंस करना है, उस एरिया में अपने आप सेल्फ ड्राइविंग, किसी से टकराना नहीं है, इतनी हाइट पे उड़ना है, ये सारी चीजें क्या होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा। ठीक है, तो यूएवी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फंक्शन करते हैं। तो इसमें इंडिया का जो एग्जाम्पल है वो है नेत्र। अब जो सबसे रीसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लेचली डिक्लेरेशन। ब्लेचली डिक्लेरेशन क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये है एआई सेफ्टी समिट। ब्लेचली पास क्यों इंपॉर्टेंट है? जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो जर्मनी जब भी जर्मन फोर्सेस इंटरेक्ट करती थी तो कोड लैंग्वेज में करती थी। जो भी कोड लैंग्वेज था उसको डिसाइफर करने का काम यही हुआ था ब्लेचली पार्क लंदन में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट एज ए सिंबल ब्लेचली पार्क लंदन में हुई। ट्यूरिंग कोड बोलते थे उसको, ये चीज याद था वर्ल्ड वॉर टू में। ट्यूरिंग बॉम्ब भी बोल सकते हैं। ट्यूरिंग, हाँ, ट्यूरिंग कोड, कोड को डिसाइफर करने के लिए यूज करते थे, उस टेक्निक को ब्लेचली पार्क में डेवलप हुई थी। इट हैज बीन साइंड बाय 28 countries इंक्लूडिंग इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। अब इसके पर्पसेस क्या है देखो। पोटेंशियल ऑफ एआई टू एनहांस ह्यूमन वेलबींग बट आल्सो रिकॉग्नाइज द रिस्क पोज्ड बाय एआई, स्पेशली फ्रंटियर एआई। ठीक है, फ्रंटियर एआई अभी मैंने बताया था पहले। तो फ्रंटियर एआई एक स्पेशल कॉज ऑफ कंसर्न है, साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में भी और नेशनल सिक्योरिटी के टर्म्स में भी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये डायलॉग, ये डिक्लेरेशन डेवलप की गई है 28 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इंडिया का क्या है? अब नेक्स्ट समिट होगी फ्रांस में, इंडिया का देख लेते हैं। India's stance is to actively formulate regulation based on a risk-based user harm approach. ठीक है, तो रेगुलेशन जो भी रिस्क आएंगे उसके साथ साथ ये रेगुलेशंस कंटिन्यूअसली डेवलप होने चाहिए। ये इंडिया का अप्रोच है। पहले क्या था, कोई लॉ नहीं लाना चाहते थे टाइम के साथ, बट अब इंडिया का अप्रोच चेंज हो रहा है। तो इंडिया चाहती है कि हाँ, नए रेगुलेशंस एआई के जो रिस्क पोज करता है उसके लिए नए रेगुलेशंस लाए जाए। इंडिया कॉल्ड फॉर ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सपेंशन ऑफ एथिकल एआई टूल्स। इसका, हाँ, तो वो था ब्लेसली डिक्लेरेशन। उसमें 28 कंट्रीज थी प्लस यूरोपियन यूनियन थी। इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, वो फर्स्ट हुई है 2023 में ही। अब ये थोड़ी सी पुरानी है, बट अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसकी सबमिट हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 2020 की है, 2020 की द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, 29 मेंबर नेशंस है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एसोसिएटेड किससे है ये? ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। ठीक है, ओईसीडी के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती है जीटीएआई। तो ये दो चीजें। और अभी रिसेंटली
जो हुई है सबसे इम्पोर्टेंट है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, which promises to position GPAI at the front and center of shaping future of AI in terms of both innovation and creating collaborative AI between partner nations. तो इसका मतलब क्या है कि अब जो भी फ्यूचर के लॉज या फिर एआई टूल्स के डेवलपमेंट जो भी होंगे, तो जीपीएआई की जो एसोसिएटेड कंट्रीज हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन और शेयरिंग हो, और एक दूसरे के लॉज से सीखें। इन सबका कोलैबोरेशन को ही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें हुआ क्या, कंट्रीज अग्री टू क्रिएट एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मैनी अदर एरियाज। तो इंडिया ने प्रपोज किया कि एआई जो है उसकी अच्छे यूज करें हम। अच्छे यूज किस फील्ड में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इनके लिए हम कोलैबोरेटिव टूल्स एआई के डेवलप करें कंट्रीज के साथ मिलकर। ठीक। तो ये एआई रिलेटेड चीजें थी। एआई की बेसिक्स हो गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो गया, मशीन लर्निंग आ गई, फिर डीप लर्निंग आ गई, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन सबका कोलैबोरेशन हो गया। ठीक है। एआई का ही एक और पार्ट है जिसे कहते हैं डीप फेक। डीप फेक क्या करता है, वीडियोस जनरेट करना, इमेजेस जनरेट करना, दो इमेजेस को कंबाइन करके, और सबसे मेन प्रॉब्लम उसकी है कि वो रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियो जनरेट करता है, जिसे नॉर्मल ह्यूमन आई को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, ये वीडियो ये रियल है या फेक है। इसलिए डीप फेक क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज होती है उसे कहते हैं जनरेटिव एआई। ठीक है। जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दैट कैन प्रोड्यूस various type of content including text, imagery, audio and synthetic data। सिंथेटिक डेटा कैसे होगा, डेटा को ही लेके मैनिपुलेट करके एक नया डेटा क्रिएट कर दिया, वो है तो फेक बट रियल लगता है। ठीक है। जनरेटिव एआई में एक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क होता है। अब देखो इसको समझते हैं होता क्या है। इसमें क्या है कि एक सिस्टम, दो सिस्टम है, एक जनरेट करेगा, दो वीडियो दे दिए, उनको मिक्स करना है। ठीक है। वो मिक्स करके एक अपना रिजल्ट आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो अगला जो ने उसी में कंप्यूटर का दूसरा सिस्टम है, वो क्या करेगा, उसे टेस्ट करेगा कि ये रियल से कितना मैच कर रहा है। तो उसे फिर बताएगा कि नहीं ये तो पूरा मैच नहीं कर रहा है, वापस जाएगा, फिर जनरेटिव जो सिस्टम है दोबारा उसे और इम्प्रूव करेगा, फिर आगे भेजेगा ट्रांसफॉर्मेटिव में, फिर वो जज करेगा कि अभी भी नहीं हुआ पूरी तरह से, फिर वापस जाएगा। तो ऐसे सिस्टम जब तक रियलिस्टिक एकदम लगने नहीं लगता तब तक उसे जनरेट करता है। ठीक है। तो इसलिए इसके जो आउटपुट होते हैं बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। तो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क आर अ फॉर्म ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम that enable computers to generate new artificial data based on existing data sets। दो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उनको मिक्स करके नया डेटा बना रहे हैं, तो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क इनको बोलते हैं। पहली बार कब आए थे, 2014 में। साइंटिस्ट का नाम ईएन गुडफेलो। अब जैसे मैं बताया, दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, वन दैट जनरेट्स इमेजेस एंड डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन रियल एंड फेक फोटोज। द डिस्क्रिमिनेटर जॉब इज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द जनरेटेड इमेजेस आर रियल और फेक। ठीक है। एक जनरेटर है, एक डिस्क्रिमिनेटर है। एक जनरेट करेगा, दूसरा उसकी टेस्टिंग करेगा कि ये हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं रियल और फेक में। फिर ये वापस भेजेगा फीडबैक करते करते, जब तक एकदम रियलिस्टिक नहीं हो जाती तब तक आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। तो अब इसका क्या है कि देखो, एप्लीकेशन तो पूरे हमने डीप फेक में देख लिया कि उसके मिसयूज बहुत हो सकते हैं, बट यूजेस भी होते हैं इसके। ठीक है। 2D 3D मॉडल्स जनरेट करने हैं रियलिस्टिक टाइप के, तो उसके लिए भी इसका यूज हम करते हैं इस टेक्नोलॉजी का। जैसे कि जनरेटिव एआई भी बोलते हैं, उसके लिए जो नेटवर्क यूज होता है जनरेटिव एडवर्टाइजर नेटवर्क यूज होता है। इसकी हेल्प से हम ये भी कर सकते हैं, अभी जो आप सिर्फ टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट के जो भी प्रॉम्प्ट है उसको रीड करके एक वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आपको लिखना है, जनरेट अ वीडियो, पर्सन कैरिंग अ बैग एंड रनिंग एट स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर। ठीक है। तो एक रियलिस्टिक टाइप वीडियो भी जनरेट कर देगा, जो कि आगे की टेक्नोलॉजी जिसे हम सोरा बोलते हैं, ओपन एआई की एक और नई टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे इस तरह के वीडियोस भी जनरेट होने लगे।
तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए। ठीक है। अब डीप फेक के लिए क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगी, तो उसके लिए कई सारे लॉज भी डेवलप किए गए। तो उन लॉज में यूरोपियन यूनियन का लॉ है कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें क्या है कि जो भी डीप फेक जो टेक्नोलॉजी, उनको आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज को दी है। गूगल, मेटा, ट्विटर, के जो भी काउंटर फी डीप डीप फेक्स हैं, उन वो अपने प्लेटफॉर्म से उनको हटाएं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ईयू ने कोड ऑफ प्रैक्टिस के थ्रू उनको दे दी है। यूएस में क्या है, एक टास्क फोर्स बना दी गई है जो ये चेक करती है डीप फेक्स को, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। इंडिया में अभी तक कोई लॉ आया नहीं है। ठीक है, बट जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हीं को उसके अगेंस्ट यूज करते हैं। कॉपीराइट वायलेशन लॉ है, ठीक है, आईटी एक्ट है, सेक्शन 66 ई एंड सेक्शन 66 डी। ठीक है, पहले उसके लिए यूज होता जब ब्लैकमेल करते थे फोटोग्राफी के थ्रू या एमएमएस के थ्रू ब्लैकमेल करते, तो उसके लिए 66 ई, और या किसी की एडिटेड फोटो आप ऑनलाइन डाल देते हो तो उसके अगेंस्ट ये सेक्शन यूज होता है। वही सेक्शन डीप फेक में भी यूज होंगे। तो अभी तक कोई अगर ये कहा जाए कि एक जनरल लॉ इंडिया ने बनाया है डीप फेक के लिए, तो कोई लॉ नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉज को ही यूज कर रहे हैं। तो लॉज में भी अंडर डेवलपमेंट हो सकते हैं, बट अभी तक कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं आया है डीप फेक का इंडिया में। ठीक। तो अभी देखते हैं ओपन एआई, अभी ये क्या थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हो गए, डीप फेक हो गया, उसी का एक फर्दर डेवलपमेंट। ओपन एआई क्या है, ओपन एआई एक कंपनी है। ठीक है, ओपन एआई इन लोगों के द्वारा इन दिसंबर 2015 में लॉन्च की गई थी, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए क्योंकि एक प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसे आगे अगर कंपनीज ने कॉपीराइट कर लिया, अपने अंदर रख लिया, तो बहुत जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है, इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, वो जनरल पब्लिक को फ्री में अवेलेबल, ओपनली अवेलेबल होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसे कि ओपन एआई कहते हैं। मेनली सीईओ इसके थे सैम अल्टमैन, और इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, इन्फोसिस। ठीक है, तो कोई अगर नाम आए कि इंडिया में से कि कौन है सीटीओ सीडीओ, तो जहाँ इन्फोसिस के चेयरमैन का शायद नाम बताओ, नारायण मूर्ति बोलते हैं, तो जहाँ भी लास्ट में मूर्ति आ जाए, तो समझ लो इंडिया वाला जो भी इन्वॉल्व है वो मूर्ति। ठीक है, तो ये इसी के लिए आंसर करने का तरीका इन्फोसिस से रिलेटेड है, तो जहाँ मूर्ति आ जाएगा वही नाम होगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, सैम ऑल्टमैन मेनली सीईओ है, बाकी ये सब नाम है, रीड हॉफमैन, जेसिका लिविंगस्टन, ये सब, इलॉन मस्क, बड़े बड़े नाम देख लेते हैं, इलॉन मस्क भी इन्वॉल्व है, अमेजॉन वेब सर्विसेज भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ओपन एआई बना, इन्होंने कहा कि हम $1 बिलियन इसके डेवलपमेंट के लिए देंगे, सारे लोग मिलके। ठीक है, अब एज ऑफ लेट $130 million, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली काफी सारा इन्होंने अनाउंस किया कि हाँ चलो हम इन्वेस्ट करेंगे, बट पहले 5-6 सालों में सिर्फ इतने ही पैसे इकट्ठे हो पाए थे। तो फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, दो सेक्शन बना देते हैं इनके, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ही रहेगा, जो दूसरा होगा उसे हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ठीक। तो ओपन एआई का ट्रांजिशन हुआ नॉन प्रॉफिट से कैप्ड फॉर प्रॉफिट। कैप्ड क्या है, प्रॉफिट जो है लिमिटेड रखेंगे हम, कि इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं गेन करना है। एक हमने डिसाइड कर लिया कि बस इतना प्रॉफिट होगा, उसी में हम खुश है, तो कैप प्रॉफिट दो ऑर्गेनाइजेशन बना दी। प्रॉफिट कितने पे कैप किया गया, इन्वेस्टमेंट के 100 टाइम्स। इतने प्रॉफिट के बाद हम रुक जाएंगे, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं करेंगे। तो दो ऑर्गेनाइजेशन हो गई। नॉन प्रॉफिट को कहते हैं ओपन एआई इंक्लूसिव, और जो फॉर प्रॉफिट है ओपन एआई ग्लोबल एलएलसी। ठीक है, ओपन एआई इंक्लूसिव जो होगी वो होगी नॉट नॉन प्रॉफिट होगी, और एलएलसी जिसमें है वो है फॉर प्रॉफिट या कैप्ड प्रॉफिट। ओपन एआई के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ओपन एआई 5, ये सब इनिशियल मॉडल्स थे। जीपीटी, जिसका हम चैट जीपीटी देखते हैं, जीपीटी 1 2 3 4, डेल ई, ओपन एआई कोडेक्स, चैट जीपीटी, सोरा, ये सब कुछ नाम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम से हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। डेल ई वगैरह जो है, ये है टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स।
यानी कि आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो जैसा भी आप उसे डिटेल दोगे, प्रॉम्प्ट बोलते हैं तो जैसा प्रॉम्प्ट दोगे वो ऐसी इमेज जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये हो गया डेली का एप्लीकेशन। चैट जीपीटी हम लोग सब जानते हैं कि आप क्वेश्चंस लिखते हो और जितना ज़्यादा क्लियर प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, गलतियां भी इम्प्रूव करने का ऑप्शन होता है उसमें तुरंत ही। अगर आपको प्रॉम्प्ट, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा तो पूछता है कि और क्या ऐड करना है, और भी ऐड कर सकते हो। इसमें जीपीटी का अगर कभी फुल फॉर्म पूछा जाए तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म। 16 अब आएगा, अपकमिंग मॉडल है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट उसके जो भी उन्होंने एक टीजर की तरह लॉन्च किए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में ये फिल्म मेकिंग को भी रिप्लेस कर सकता है। तो 16 जो एआई मॉडल है काफी एडवांस्ड है। 16 जैसे डेल ई था वो इमेज, टेक्स्ट टू इमेज करता था, 16 जो है वो टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट करेगा। The model accepts textual description known as prompts from users and generates short video clips corresponding to those descriptions. OpenAI कोडेक्स, अभी से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बता रहे हैं कोडेक्स को। कोडेक्स को क्योंकि अभी तक क्या है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनते हैं, क्योंकि आपको एक कोड लैंग्वेज पता है, जावा पता है, पाइथन पता है, सी प्लस प्लस पता है, तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पता है तो आप कोड लिख सकते हो, आप कोडर हो, डेवलपर हो। बट ये ओपन एआई कोडेक्स क्या करेगा, वो रिक्वायरमेंट भी खत्म कर दी। आप बस इंग्लिश में लिखो मुझे ये प्रोग्राम जनरेट करना है, कोडेक्स उसमें जाएगा, कोड वोड अपने खुद ही जनरेट करके प्रोग्रामिंग खुद ही कर देगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखना है, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट विच कंटेन दिस 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 एंड दिस दिस, ऐसे ही। उससे क्या होगा, प्रोग्रामर्स की नीड खत्म हो गई। ठीक है, तो ओपन एआई कोडेक्स इस तरह से थोड़ा मार्केट डिस्ट्रप्टर भी है। ठीक है, ये ओपन एआई इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म था, ओपन एआई था, इसके कुछ कुछ सेक्शंस मैंने बता दिए कि ये सेक्शंस हैं, मतलब एप्लीकेशन इसके, डेल ई, ओपन एआई कोडेक्स, चैट जीपीटी, सोरा, ये इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो करेंटली यूज में है। चैट जीपीटी में तभी देखते हैं कि कोई चीज़ हम अगर इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो कहते हैं उसके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2000, जब उसके पास जो डाटा है वो 2020 से पहले की है, 2020 तक का ही है। तो उसके बाद की इंफॉर्मेशन जो भी होगी उसके लिए चैट जीपीटी काम नहीं करता है। तो एआई मॉडल्स किस पे काम करते हैं, जो जितना आप उनको इंफॉर्मेशन फीड करो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो काम करते हैं। ठीक, उसी बात तुमने ये क्वेश्चन तो उसका ही बता देता हूँ। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, इन तीनों को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रियलिटी बोलते हैं। तीनों को मिला के तीनों ये इसके अंदर ही आते हैं, एक्सटेंडेड रियलिटी के अंदर तीनों आते हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी कैसे, रियलिटी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन। वर्चुअल में क्या है, कुछ रियल नहीं है, वर्चुअल रियलिटी क्लियरली लिखा हो, कुछ रियल नहीं है, बस सारी चीज वर्चुअल है, आप देख सकते हो एक ग्लास के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस के थ्रू उसे 3D मॉडल्स और विजुअल ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये क्या सिमुलेट्स रियलिटी, रियलिटी को बस एक सिमुलेशन बना देता है कि जैसा हमने बाहर देखा उसी को एक आंखों, बस आप आंखों से उसे देख सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होता है। ठीक, इंटरैक्टिव कैसे, अभी जैसे अमेजोन पे भी जाओगे तो कोई अगर आपको प्रोडक्ट देता है तो क्या कहेगा कि अपने रूम पे इसे लगा के देख सकते हो। ठीक, कभी ट्राई करना, कई प्रोडक्ट्स आते हैं, आप कैमरा ऑन करोगे तो देखेंगे कि हाँ आप अपना सेफ या कोई चेयर या ऐसे उस उसकी आपकी रियल इमेज के साथ वर्चुअल इमेज को कंबाइन करके वो बताता है कि ये, तो वो क्या हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, ये वर्चुअल चीज को और रियल चीज को कंबाइन कर रहा है, तो वो हो गई ऑगमेंटेड रियलिटी। मिक्स रियलिटी क्या आती है, फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को कंबाइन करते हैं, यानी कि अब मान लो जब हम मूवीज वगैरह देख रहे हैं 3D 5D, ठीक है, तो एक तो हम वर्चुअली देख रहे हैं चीजें, दूसरा उसी के साथ साथ कुछ चीजें हम फील कर रहे हैं, कंबाइन कर दिया कि चेयर मूव कर रही है, रेन रेन वगैरह हो रही है। ठीक है, या फिर आपका जो मोशन है, जब हम कोई गेम खेल रहे हैं, जो मोशन आप किसी डिवाइस में कर रहे हो बट उसका रिएक्शन डिवाइस के अंदर होता है, टीवी के अंदर। क्रिकेट खेल सकते हैं ऐसे, ठीक है, टेनिस भी खेलते हैं लोग।
तो क्या है कि दोनों चीजों को जोड़ दिया गया, रियलिटी को और वर्चुअल को, दोनों चीजों को जोड़ दिया गया, तो वो होगी मिक्स रियलिटी। ठीक है, इंटरैक्टिव, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। पिछली बार मैं कह रहा था होलोग्राम सिस्टम, होलोग्राम टेक्नोलॉजी। होलोग्राम में क्या होता है कि जैसे आप वीडियो वीडियो कॉल कर रहे हो तो आप 2D इमेज देख पाते हो किसी की, ठीक है। अब उसी को किसी डिवाइस के थ्रू, अगर लेजर के थ्रू, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि हाँ एक छोटा सा डिवाइस रखा है, वो रूम में ही प्रेजेंट है, ठीक है, 3D इमेज आपकी जनरेट हो गई, उसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, मिक्स रियलिटी। आप उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो सामने सामने, एक डिवाइस, बस आपने वीडियो कॉल एक्सेप्ट की और एक डिवाइस रखा है, उससे उनकी एक इमेज 3D फॉर्म में जनरेट हो गई, ऐसा लगेगा कि वो सामने ही खड़ा है। तो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, छोटे छोटे इमेजेस तो जनरेट कर लेती है अभी। ऐसी टेक्नोलॉजी हाँ सामने से इंटरेक्ट करने के लिए नहीं बनी, बट अंडर डेवलपमेंट है, तो वो भी एक मिक्स रियलिटी का फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के कंपोनेंट्स। अब ज्यादा क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया नहीं है, एक आध क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछे गए थे 2020 का है, which with the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? Bring down electricity consumption in industrial units. ये सोचो इसके, create meaningful short stories and songs, ये तो हमने देख लिए। Disease diagnosis, text to speech conversion, ये भी हमने देख लिया, text to speech भी कर सकता है। Wireless transmission of electrical energy, ठीक है, अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कैसे? डेटा को एनालाइज करेगा कि कब कहाँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप इसको मिक्स कर देंगे उसके साथ, तो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बंद कर देगा, जहाँ जरूरत है वहाँ बढ़ा देगा वोल्टेज। तो ऐसे ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये सही होगा। शॉर्ट स्टोरीज क्रिएट की जा सकती हैं, सही है। टेक्स्ट टू स्पीच भी पॉसिबल है, तो हम सिंपली देखते ही हैं, टेक्स्ट टू स्पीच तो कन्वर्ट कर ही पाते हैं। डिजीज डायग्नोसिस कैसे? सिम्टम्स आप डालोगे, हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके बता सकता है कि हाँ ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं, ये पॉसिबिलिटी है डिजीज की है, डिजीज डायग्नोसिस। टेक्स्ट टू स्पीच है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब वायरलेस ट्रांसमिशन में एक बेसिक चीज रिक्वायर होती है, जब आप ट्रांसमिशन कर रहे हो तो आसपास के एनवायरनमेंट की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा है, क्या इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, वेट एटमोसफियर है, ड्राई एटमोसफियर है, ऐसे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें भी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटमोसफियर को आइडेंटिफाई करने में, ड्यूरिंग वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, पांचों चीजों में एआई का यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 और। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतना ही था। क्या है, इससे एसोसिएटेड कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट लगती है, जो टर्म्स हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जनरेटिव एआई, डीप फेक में क्या, जनरेटिव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, गैस जिनके बारे में देख लिया हमने, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है डीप फेक। ये टर्म्स हो गया। दूसरा जीपीएआई, न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन और ब्लेचली डेक्लेरेशन, ठीक है। ब्लेचली जो कि लंदन में है, ब्लेचली पार्क भी बोलते हैं इसे। और ब्लेचली पार्क से रिलेटेड क्या चीज थी कि वहां पे डिकोडिंग वर्ल्ड वॉर टू में जब इनकोडेड मैसेजेस आते थे जर्मन, तो वहां पे टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, उन्हें डिकोड किया गया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जीतने में काफी हेल्प मिली थी, इसलिए ब्लेचली जो जगह है लंदन में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये था आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अपने अपने कंफ्यूजन आप बता सकते हैं, बहुत सारा डेटा एक साथ बता दिया मैंने, तो आधा ऊपर से क्या होगा बताओ क्या डाउट्स।
तो नहीं है कोई डाउट्स? जब अभी तो नहीं है, जब दोबारा पढ़ूंगी ना तो जरूर आएगा। अच्छा ऑनेस्टली बताओ कितना क्या समझ आया किसी को, क्या क्या ऊपर से गया? क्योंकि सर मेजर मेजर तो आ गया, बस बीच बीच में ना ध्यान बट रहा था, तो इसीलिए थोड़ा कम समझ आया। वैसे जो मेन मेन जो आपने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए थे वो सब समझ आ गया। कीवर्ड्स, हाँ कीवर्ड्स ही बता, जो मैंने अभी दोबारा से बताया ना, कीवर्ड्स यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, उस डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, GAN। एक और चीज जो मैंने लिखी हुई है वो तुमने अलग से पढ़ ली, GPU। ठीक है, GPU का बहुत यूज होने वाला है फ्यूचर में भी। ठीक है, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लेना GPU के बारे में, थोड़ा सा ही, एक मिनट में। GPU क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज होगी फ्यूचर में, जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स हमें चाहिए, वो GPU का यूज करेंगे आर्टिफिशियल, क्योंकि बहुत बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना है, तो उनके लिए नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं कर पाते। नॉर्मल कंप्यूटर्स में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होगी, GPU। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बाकी चीज़ें इसमें कवर की हुई है, दोबारा थोड़ा डिटेल मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि दोबारा जब रीड करोगे इसको तो थोड़ी चीज़ें और याद हो जाएंगी। ठीक, डिफरेंसेस समझ लेना उसमें GPAI में और ब्लेस्ड डिक्लेरेशन, कौन OECD से कनेक्टेड है और कौन सा नहीं है। ठीक है, यही यही चीज़ें डाउट क्रिएट। ठीक है, और जब भी हो कि कंट्रीज एसोसिएटेड, तो मेजर कंट्रीज में ये ध्यान रखना, US, UK, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, चाइना, ये सारी होंगी ही। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी अफेक्टेड है, 28-29 की बात हुई तो मेजर कंट्रीज होंगी, और इंडिया भी सब में इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक हो चुका है। अब इसमें केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, केमिस्ट्री के से एसोसिएटेड और इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड कुछ चीजें, कुछ टर्म्स और केमिकल रिएक्शंस, केमिकल्स के नाम या उनके बारे में क्लास ले ली जाए तो ले लेंगे। उससे पहले नेक्स्ट टाइम मैं शुरू, इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल, बिल्कुल बेसिक से, डिमांड सप्लाई गवर्नमेंट की, और उसके बाद डिमांड सप्लाई के बाद क्या आता है, ट्रेड पे आता है, ट्रेड, ट्रेड डेफिसिट्स, ठीक है, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज, फिर उनका इम्पैक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज में। ठीक है, करेंसी की वैल्यूएशन, उससे क्या फर्क पड़ेगा, फॉरेन ट्रेड से क्या फर्क पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बेसिक से समझेंगे ताकि एकदम क्लैरिटी हो जाए, फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे हम इजीली आंसर कर सकें, चाहे वो इन्फ्लेशन के बारे में हो, चाहे वो ट्रेड के बारे में हो, चाहे RBI के, या गवर्नमेंट क्या उसमें पॉलिसी अपनी चेंजेस करेगा, गवर्नमेंट RBI की पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, क्या नहीं, स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मेनली इन डायरेक्शन में फोकस करेंगे। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर लेंगे, फिर इन चीज़ों में और कुछ बचेगा तो और देखा जाएगा। बाकी एक चीज़ और कि हाँ, डराना नहीं, प्रीलिम्स आ रहा है पास, तो एंग्जाइटी वगैरह हो रही होगी रोज रोज कि और पास आ रहा है, एक दिन और पास आ रहा है, एक दिन और पास आ रहा है, बट वो तो आना ही है पास, तो थोड़ा सा शांत, अपने तरीके निकालो, मन को शांत रखो। हाँ कुछ बोलो। सर एंजाइटी ही नहीं हो रही है, उसकी टेंशन हो रही है कि एंजाइटी क्यों नहीं हो रही है। नहीं, अगर काम चल रहा है और एंग्जाइटी है तो अच्छी बात है, काम नहीं चल रहा है फिर भी नहीं हो रही है, फिर दिक्कत की बात। पता नहीं सर, काम चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दो सर चीजें देखो, सेम।
प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी एंजाइटी है, वो नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम की बात। अगर आप कुछ कर रहे हैं और नहीं हो रही, तो ये तो बहुत ही आपने निर्वाणा पा लिया है। सर ऐसे मतलब से डर लग रहा है कि एंजाइटी क्यों नहीं हो रही, उस चीज का स्ट्रेस हो रहा है। तो भी ये देखो, कोई कहता भी इस वजह भाई से। इतने दिन रह गए तो भी ऐसा लगता है हाँ हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं ना। प्रोसेस तो पे फोकस करते हैं, ये नहीं सोचते कितने दिन रह गए। हाँ, काइंड ऑफ। ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं ये वही तो था, अगर काम ये ना हो कि आप एक दिन बैठे हुए हैं और एक दिन कुछ कर ही नहीं कि चलो ठीक, अभी तो 45 डेज है, देखा रहेगा, 5 दिन बाद पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अगर आप कर रहे हो और इस चीज का टेंशन नहीं ले रहे कि इतने दिन बचे हैं, एक दिन और खत्म हो गया, ये अच्छी बात। काम चलते रहना चाहिए। दो चीजें, अब ये हो सकता है कि आप कर रहे हो, बीच में एंजाइटी हो गई, फिर नहीं हो पा रहा, क्या इतना करना हम्म। इनफ है या नहीं है, ठीक है, ये सारी हाँ सर, टेंशन। ये थोड़ा लग रहा है कि इनफ है नहीं है, पता नहीं। जितना, तो इसमें यही सोचा जितना हमारे बस में है उतना हम कर लें, बाकी कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है। ठीक? अपने आप को बस कंपेयर करना, स्टार्टिंग से अभी तक कितना ग्रो किए हैं। ठीक है, तो पढ़े हैं तो वो काम भी आया, कॉन्फिडेंस रखो। पर अच्छी बात है, जी। कॉन्फिडेंस रखो, और बस ये नहीं कि, बस ये नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं करना है, ठीक है देखा जाएगा। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हाँ फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इकोनॉमी की। चलो, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट।